तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल वाज गोइंग ऑन दैट डे। पिछली बार सेशन में जब हमने शुरुआत करी थी, मॉड्यूल्स की शुरुआत करी थी, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो हमने बोला था मॉड्यूल्स आर नथिंग बट जस्ट दी कंटेनर्स दैट कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड these objects are available for importing from the other modules। ये बनाए जाते हैं दूसरे मॉड्यूल्स को सर्विस देने के लिए। तो अगर किसी मॉड्यूल में अगर मान लीजिए कि आवश्यकता पड़ती है कि यार मुझे 4 प्रकार के फंक्शंस यूज करने हैं या कुछ और ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को, उन फंक्शंस को ले जाकर एक कंटेनर में सेव कर लेते हैं, उसको एक मॉड्यूल का नाम देते हैं और दूसरे मॉड्यूल से उनको इन्वोक करते हैं, राइट। कुछ एडवांटेजेस हम लोगों ने उसमें जॉट डाउन किए थे उस दिन, जिसमें से एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो था वो था रीयूजेबिलिटी। सारे डिस्कस नहीं करते हैं, बट हाँ, रीयूजेबिलिटी वाज द मेन कॉन्सेप्ट। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक कंटेनर या एक रिपोजिटरी आपने बना दी मॉड्यूल के नाम से, तो वो कंटेनर या वो रिपोजिटरी जो है वो एक पोजीशन ए से भी कॉल हो सकती है, बी पे भी कॉल हो सकती है, सी पे भी कॉल हो सकती है, डी पे भी कॉल हो सकती है। कॉल का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट किया जा सकता है इसको 4 जगह पर, और 4 जगह पर अगर इंपोर्टिंग हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने अपनी सर्विसेज ए को भी दे दी, बी को भी दे दी, सी को भी दे दी और डी को भी दे दी। तो दिस इज व्हाट यू कॉल रीयूजेबिलिटी। तो इंस्टेड राइटिंग 4 फंक्शंस इन ऑल 4 ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स, आप उसको एक जगह पर लिखकर 4 जगह से उसको क्या कर लेते हो, इंपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। So this was biggest advantage of having concept of modules, and Python supports modular programming। Then we discussed what are different kinds of modules। तो हमने कहा था 2 कैटेगरीज में बेसिकली इनका विभाजन होता है। One is what you call system defined modules, और उसके बाद में एक होता है user defined modules, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स ही था जिसके ऊपर इंपॉर्टेंटली हमने पिछली बार बहुत बड़ी चर्चा करी थी, और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स की बस शुरुआत हुई थी, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स में भी का मतलब पहली बात ये होता है कि जो मॉड्यूल्स ऑलरेडी आपके पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ में आपको मिल गए हैं, दोज आर कॉल्ड सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स। और सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स को भी हमने कहा था कि दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को कहा जाता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक को कहा जाता है नॉन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। उनमें डिफरेंस क्या था? बिल्ट इन मॉड्यूल्स मतलब कि जो इंटरप्रेटर के साथ इनिशियलाइज हो जाते हैं, जिनकी .py फाइल हमारे लोकल सिस्टम में नहीं पड़ी गई, ठीक है। इसके अलावा नॉन बिल्ट इन मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि जो इंटरप्रेटर के साथ इनिशियलाइज नहीं होते, लेकिन हमारी लोकल मशीन में पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में लाइब्रेरीज में उनकी फाइल सेव्ड होती है। अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम उनको कॉल कर लेते हैं। फाइन, दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। और इसके आसपास में हमने बहुत सारी फिर चीजें उस दिन करके देखी थी, जिसमें हमने फाइल एट्रीब्यूट एक खास हमने देखा था कि किसी भी मॉड्यूल के साथ में फाइल एट्रीब्यूट अगर एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो दैट रिटर्न्स path of that particular file, yes, that returns path of that module जहां से वो हमें मिला है ना, इंपोर्ट के दौरान वो मॉड्यूल कहाँ मिला है, वो पाथ जो है लोकल मशीन पे वो फाइल एट्रीब्यूट जो है वो हमें देता है। then after that we started concept of user defined modules। अब ये बहुत बेसिक चीज है, इस यहां से ही इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यही वो चीज थी जो हमने सबसे आखिरी में देखी थी। लाइक दिस वन, दिस केस, एक स्क्रिप्ट पाइथन की, एक मॉड्यूल हमने पाइथन का यहाँ पे लिखा, जिसके अंदर अभी जो यहाँ पर ऑन स्क्रीन जो दिख रहा है दैट इज 5 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक फंक्शन है ऐड नाम का, राइट। वो 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है और सीधे सीधे रिटर्न कर रहा है x + y। इट इज रिस्पांसिबल ऑफ एडिंग 2 पैरामीटर्स दैट इट इज रिसीविंग एंड देन रिटर्निंग इट्स एडिशन। सिमिलरली 3 और इसमें फंक्शंस दिए गए हैं, वो 3 फंक्शंस जो है सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल है। और along with that एक और ऑब्जेक्ट लिया है, that object is I, its value is 0 and it can be called as we are creating an object of class integer। तो ये 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिए हैं, 5 ऑब्जेक्ट को लेकर एक मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ सीधे सीधे, ये है तो .py फाइल, एक्सटेंशन तो सब py ही है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूशन पे आई विल नॉट गेट एनी आउटपुट, यहाँ से मुझे कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं मिलना, ठीक है। उसका कारण यह है कि इस पूरे के पूरे रिटर्न स्ट्रक्चर में
कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमने नहीं दिया है। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब जो अपने आप में एग्जीक्यूट हो, टर्मिनल पर कुछ डिस्प्ले करे हमारे लिए, ऐसी कोई चीज हमने यहाँ मेंशन करी नहीं। तो जब किसी एक स्ट्रक्चर में आप जब कुछ चीजें लिखते हैं, पाइथन की पीवाई फाइल के अंदर ऐसी चीजें लिखते हैं कि जिसमें कुछ भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, लेकिन जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो सर्विसेबल होती है। मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे कि यार ठीक है, किसी को इनकी आवश्यकता हो तो यार इनको पुकार लें, तो दैट थिंग इज कॉल्ड मॉड्यूल। ये जो हमने बनाया है, दिस इज अ मॉड्यूल। इसके पास 5 ऑब्जेक्ट उपलब्ध हैं। वो 5 ऑब्जेक्ट में से 4 जो है वो फंक्शंस हैं और एक जो है वो इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपने आप में ये एग्जीक्यूट अगर हो भी जाए तो इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है कि ये इस फंक्शन को कॉल कर ले या इसका कोई उपयोग कर ले, लेकिन ये एक रिपोजिटरी है जो ये बताती है कि भविष्य में अगर आगे चलते किसी को अगर इन फंक्शंस की, इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो सर्विसेज ले सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर राइटिंग आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटेबल while they can be imported from the other modules, दूसरे सोर्सेस से इनको इंपोर्ट किया जा सकता है, राइट। देन वी वेंट फॉर दिस प्रोग्राम जिसमें हमने शुरुआत करी थी इस वाले स्टेटमेंट के साथ में, जिसको हमने लिखा था import MOD 002। ये MOD 002 है जो हम अभी बना के आए हैं उस तरफ, फाइन। हाँ, तो ये MOD 002 है, ये हमारा वो अब कोड है जहां पे हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वी इंपोर्टेड दैट, देन वी क्रिएटेड वन इंटीजर देयर एज वेल। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूज करना है तो पहले इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज करने का तरीका, मॉड्यूल का नाम, डॉट कौन सा ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हो। तो डॉट के साथ में हमने क्या किया, फंक्शन का नाम ऐड, और वो फंक्शन की डेफिनेशन उधर बता रही है कि उसको 2 पैरामीटर चाहिए, इसलिए आपने यहाँ से क्या कर दिया, 2 पैरामीटर उसको पास कर दिया 1 and 2। तो जैसे ही वो पास हुए तो उसने अपना काम किया फंक्शन का, उसने रिटर्न कर दिया x + y। इसीलिए जब ये प्रिंट चलेगा तो 1 + 2 लेकर उसको ऐड करके क्या प्रिंट कर देगा, 3। सिमिलरली सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है वो अपने अपने काम करेंगे, और दिस इज द वे ऑफ accessing the integer object of that module। कि आपने मॉड्यूल का नाम दिया डॉट द ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, +1 करवा के उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसीलिए जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अपने कुछ स्पेसिफिक जो है आउटपुट्स आएंगे, एंड दोज आउटपुट्स आर दिस। जस्ट अ सेक, व्हाट आर वी प्रिंटिंग हियर? dir। The outputs are this। ये आउटपुट आ रहा है 3 - 1 2.51। ये सब इसके आउटपुट से जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। ये उस दिन कर लिया था बेटा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आज। And we are here। So what is this? Have a look। सबसे पहली बात, एक इसी के आसपास में स्टोरी चलती रहेगी ना। मैं उस दिन तुमको बोला था कि इसी मॉड्यूल के आसपास में मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूंगा, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हुए चलूंगा। तो अगेन आई एम हैविंग मॉड्यूल हियर व्हिच कंटेन्स 5 ऑब्जेक्ट्स। दिस इज इंपोर्टेबल मॉड्यूल। देन आई क्रिएटेड वन मोर मॉड्यूल हियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्यों पुकार रहा हूं मैं इसको, उसको बात को समझना। मैं उस स्क्रिप्ट को एंट्री पॉइंट बोलता हूं जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट किसको करूंगा, किसी प्रोग्राम को, किसी स्क्रिप्ट को। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है। ये पीछे से जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है वो एंट्री पॉइंट नहीं बन सकता। वो क्या है, वो सर्विसेबल मॉड्यूल। तो एग्जीक्यूशन जहां से शुरू होता है उस वाले स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एंट्री पॉइंट। अब जो हमने पिछली बार यहाँ पर तरीका देखा था इंपोर्ट का, उसको थोड़ा बदल दिया। पिछली बार हमने लिखा था डायरेक्ट इंपोर्ट MOD 002। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करके ले आओ। तो अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट MOD 002 का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके लाना है। उस मॉड्यूल के पास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हमें यहाँ चाहिए, सारे, ठीक है। तो वो 5 के 5 ले आएगा और आपके उस वाले स्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल करवा देगा कि जहां आपकी इच्छा हो उसका उपयोग आप करो। यहाँ लेकिन क्या हो गया, यहाँ हम थोड़े स्पेसिफिक हुए। स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है कि वहां पर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं,
लेकिन मुझे पांचों की आवश्यकता नहीं। अब पांचों की आवश्यकता नहीं है, उसमें से स्पेसिफिकली कुछ चाहिए, तो आप इस तरीके से भी इंपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इंस्टेड राइटिंग इंपोर्ट द कंप्लीट मॉड्यूल, उस केस में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम दैट मॉड्यूल इंपोर्ट दिस टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उस मॉड्यूल में से फ्रॉम एमओडी 002 इंपोर्ट ऐड एंड आई। ठीक है, अब ऐड एक फंक्शन है और आई जो है वो इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट था, मुझे सिर्फ उन्हीं की आवश्यकता है, मैं उन्हीं को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो दिस वे आई कैन इंपोर्ट the specific objects of a module as well instead of importing all the objects, सारे objects import करने की बजाय। और इसके बाद में मैंने जो दो objects import किए हैं उनको I'm going to use in my program। अब पिछली बार वाले केस में जो मैंने अभी तुम्हें बताया था और इस वाले केस में इंपोर्टिंग का तरीका तो डिफरेंट है ही, एक्सेसिंग का तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है, अब एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस जो है बेटा आपको डायरेक्ट करना है, ऐड ऑफ 1, 2। पिछली बार कैसे एक्सेस किया था, मॉड्यूल का नाम डॉट वो ऑब्जेक्ट जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने इंपोर्टिंग करी है स्पेसिफिकली फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट दिस, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई मॉड्यूल नेम फर्स्ट देन द ऑब्जेक्ट नेम, सीधे आपको लेना है ऑब्जेक्ट का नाम और आपको फिर उसको एक्सेस करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूंकि ऐड इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैंने ऐड को यहाँ पर कॉल किया विद इन प्रिंट 1 और 2 दो पैरामीटर पास कर दिए, ऑफ कोर्स वो रिटर्न करने वाला है 3, तो ये प्रिंट जो है वो 3 प्रिंट कर दे। इसी तरीके से मैं आई जो है उसको इंपोर्ट करके लाया ही हूँ, आई को मैंने यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट किया, उसके ठीक बाद वाले स्टेटमेंट में आई की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, तो आई विच वाज 0 देयर वो प्रिंट कर देगा 1, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये दो वैल्यूज आएंगे, T and 1, addition of 1 and 2 and I की value got incremented by 1, fine। अब अगला प्रमुख सवाल, वो प्रमुख सवाल ये है कि पिछली बार आपने मॉड्यूल का नाम डॉट करके जो ऑब्जेक्ट लिखा था, तो इस बार उसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। ऐसा नहीं होता है, यहां तक तो समझ में आ गया, ऐसा क्यों नहीं होता है पे अब बात करनी, फाइन। पिछले कोड में, पिछले बार के सेशन में आप अगर याद हो आपको, तो instead of discussing all this, हमने आखिरी में ये भी चला के देखा था। What was this? Printing the global namespace. Printing the global namespace, right? What is global namespace? कमलेश भाई, बिल्कुल, जो मेन एक सेक्शन में हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन जो है डिक्शनरी के टर्म में हमारे पास आ जाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और एक्चुअल ऑब्जेक्ट उसके जो है पेयर्स जो है वो कंटेंट होते हैं। तो इसीलिए along with this outputs, this is the global namespace dictionary। ठीक है, अब इस ग्लोबल नेमस्पेस डिक्शनरी में हमने उस दिन ये पाया था कि ये जो x करके मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था, वो x जो है उसकी एंट्री यहाँ आ गई थी, हियर इट इज, फाइन। जिस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया था MOD 002, वो मॉड्यूल भी यहाँ आ गया था, हियर इट इज, कि MOD 002 जो है वो है मॉड्यूल A, मतलब MOD 002 वाज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज देयर इन द ग्लोबल नेमस्पेस, बट फिर हमने कंक्लूड भी किया था, वो कंक्लूजन ये था कि वो MOD 002 के पास जितने ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आई, वो सब यहाँ पर ग्लोबल नेमस्पेस में इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि दरअसल ये 1 2 3 4 5 4 फंक्शन और एक इंटीजर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल तो हैं, परंतु ये इसके नहीं है। ये इसके अंदर एक्सेसिबल तो हैं, परंतु ये इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं। ये किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट्स हैं। आप मॉड्यूल का नाम देके जरूर इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हो कि MOD 002 का ऐड कॉल कर लूं, उसका सबट्रैक्ट कॉल कर लूं, उसका डिवाइड, मल्टीप्लाई या आई को एक्सेस कर लूं, बट दे डज नॉट बिलोंग टू नेम स्पेस ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम की नेम स्पेस में तो वही ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिस पे इनका अधिकार है। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स पे इसका अधिकार नहीं है, ये ग्लोबल्स बता रहा था। आज इस सिचुएशन को लाके हाँ हमारी इस वाली इंपोर्टिंग टेक्निक से कंपेयर करेंगे। सो इन दिस सिनेरियो
This was a module with 5 objects. This got imported, not the whole module, but the 2 specific objects of it, right? And then एक्सेस किया इसको, ऐड को, आई को, और मैं यहाँ भी, आप ये तो समझ गए हो कि यार ठीक है ऊपर फंक्शन चल रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। मैं यहाँ भी एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्लोबल्स नेम स्पेस को प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पिछले सिचुएशन से उसको कंपेयर करना चाहता हूँ। तो व्हेन आई एक्सिक्यूटेड दिस, I'll find this. Look here, ये 3 और 1 तो आपको पता ही क्या है ना? उसके अलावा अगर हम लोग नेम स्पेस में देखें, नेम स्पेस अगेन मैं फिर बोलूं ग्लोबल नेम स्पेस इज नथिंग बट आपके इस प्रोग्राम MOD001.py के सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसपे इसका अधिकार है, राइट? तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, you will find that, ये देखो, what is this? I, इसके पास है, किसके पास? MOD001 के पास, ठीक है? इसके अलावा ये ऐड जो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? फंक्शन, ये भी इसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो 2 इंपोर्ट किए थे ऑब्जेक्ट्स, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है हमारे इस प्रोग्राम के ग्लोबल नेम स्पेस में हैं। फाइन, तो इससे पता चलता है कि वहां के ऊपर से निर्भरता खत्म। ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ये अब हमारे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, इस ग्लोबल नेम स्पेस में ये अपनी जगह बना चुके हैं, राइट? और अगर ये ग्लोबल नेम स्पेस में उपलब्ध हैं तो फिर MOD002 डॉट करके कॉल करने की जरूरत स्वाभाविक सी बात है नहीं। जब तक ये पराया था तब तक उसके नाम से उसको रेफर कर रहे थे, जब ये अपना ही हो गया तो फिर दूसरे का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? So this is the difference between 2 types of importing that we are using, and इन दोनों में अंतर ये आ जाता है कि पहले केस में हमें ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली अलॉट नहीं होते हैं, बस उन्हें एक्सेस करने की अथॉरिटी मिलती है, और दूसरे केस में वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एज इट इज आके यहाँ के ग्लोबल नेम स्पेस का हिस्सा बन जाता है। That's why in first category we call them using that way, मॉड्यूल का नाम लेते हुए, और दूसरे तरीके में हम जो है फिर डायरेक्टली उन ऑब्जेक्ट्स का ही नाम ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे पास लोकली अवेलेबल है इसी प्रोग्राम के अंदर। फाइन, एनी डाउट? पवन भाई समझ में आया? यस, ठीक है। मॉडल वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसके एट्रिब्यूट इसमें आगे सेव हो जाते हैं। एट्रिब्यूट बोले तो मतलब जो डाटा वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर में उसको डिस्क्राइब करा अपनी मॉडल स्पेसिफिक हो जाओ थोड़ा सा, जल्दी बात मत बोलो, जैसे मॉडल को एट्रिब्यूट फंक्शन वो अपन जब इंपोर्ट करा तो इसमें आगे सेव होगा है ना? नहीं रेफरेंस नहीं लेता। अगर तुमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया और उसके बाद में तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मान लो कि अगर वो मॉड्यूल डिलीट भी हो गई जो तुमने बना रहा तो भी ये चलेगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो वंस अ मॉड्यूल हैज बीन इंपोर्टेड तो उसके ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ में आकर जुड़ गई है, ठीक है? इसको हम करके भी देख सकते हैं डीबग मोड में। आप एक प्रोग्राम बनाओ, उस प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट दो, इंपोर्ट के बाद में जो चलाना चलाओ, ठीक है? आप डीबग मोड में ले जाओ प्रोग्राम को, डीबग में इंपोर्ट एग्जीक्यूट करवाओ, और इंपोर्ट एग्जीक्यूट करवाने के बाद जाओ और उस मॉड्यूल को डिलीट करो, और उसके बाद में फिर वो उस मॉड्यूल के जरिए जो आपके ऑब्जेक्ट जो कॉल हो रहे हैं फंक्शंस, उनको आप कॉल करके देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो मॉड्यूल था उसके ऊपर से हमारी निर्भरता खत्म हो चुकी है, उसका एक रेप्लिका जो है वो इसके पास है ऑब्जेक्ट्स का। फाइन, लेकिन एक बार अगर एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और तुमने अगर वापस से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू किया या फिर से इंपोर्ट अटेम्प्ट किया तो वो इंपोर्ट फिर वापस से ढूंढेगा डायरेक्टरी मॉड्यूल को। आपके अगर वो नहीं मिली दूसरी बार के एग्जीक्यूशन में तो फिर वो अटका देगा कि नहीं है ये मॉड्यूल, समझे? ये जो दिख रही है तुमको फाइल है अंडरस्कोर पाई कैश अंडरस्कोर हर जगह जहां जहां मैंने इंपोर्ट यूज किया होगा वहां ये फाइल मिलेगी आपको। इस फाइल का क्रिएशन ऑटोमेटिकली पाइथन करता है जब जब इंपोर्ट होता है, और इसी फाइल के साथ में एक बाइनरी कोड में आपके पास एक पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेंट रहती है।
और इसी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आगे सेव हो जाती है कि आपका जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट होकर कौन सा आया है यहाँ पर। तो दिस इज समथिंग दैट इज गेटिंग क्रिएटेड व्हेनेवर यू आर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। ठीक है, अब ये दिखता नहीं है पीछे कि ये क्या फाइल चल रही है, लेकिन आप जब भी इंपोर्ट करेंगे तो यू फाइंड दैट कि ड्यूरिंग इंपोर्ट दिस फाइल इज गेटिंग क्रिएटेड ऑलवेज। और ये फाइल क्या है, दिस फाइल देन टेम्परली होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो तुम पूछ रहे थे कहाँ है वो, कहाँ रखी जानकारी, इसके अंदर रखी है, तो रीडेबल नहीं, वो उसमें बाइनरी। ठीक है। हाँ भाई, चलो इसका इंपोर्ट देखो सबसे ऊपर, फिर एक तीसरी चीज दिख रही है, फ्रॉम MOD 002 इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक यूजुअली स्टैंड्स फॉर ऑल। ठीक है, फ्रॉम MOD 002 इंपोर्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब ये होता है उस मॉड्यूल में से सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ। अब जैसे ही मैंने लाइन बोली तो अपने आप दिमाग में एक सवाल आ जाएगा, वो सवाल क्या है, आया कि नहीं आया सवाल, नहीं आया, फिर बोलता हूँ वाले लाइन, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एवरीथिंग। क्या हमने पहले भी सब कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, किया है, कब किया, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम। तो क्या यहां मैंने कुछ अलग बोला, सेम ही चीज है। जब हम लिखते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो मैंने कहा था कि इसका मतलब होता है कि उस मॉड्यूल के पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंपोर्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, यहां मैं बोल रहा हूं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मॉड्यूल में से सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ। तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, तो फिर दोनों का मतलब अगर सेम है तो फिर दो तरीके क्यों है यहाँ, बस वो कहानी यहाँ से शुरू होगी कि हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या है, और अगर इसका मतलब भी सब कुछ इंपोर्ट करना है तो क्या इसमें और इंपोर्ट मॉड्यूल नेम में कोई डिफरेंस है। फाइन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, तो MOD 002 वही है जो हमने परिभाषा पहले बनाई थी। Here it is, this is MOD 002, it has 5 objects, right, and MOD 001 is importing this way। तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, उसके बाद में हमने लगाए हैं यहाँ दो प्रिंट, इन दो प्रिंट के अंदर जो है एक एडिशन कॉल हो रहा है, दूसरा सब्ट्रैक्शन कॉल हो रहा है, एंड देन चाहो तो इसको भी एग्जीक्यूट कर दो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टू अदर एज वेल। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं और आई की वैल्यू को प्रिंट भी कर रहे हैं, और उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट भी करने जा रहे हैं। तो वही चार फंक्शंस कॉल हुए और चार फंक्शंस के कॉल होने के बाद में आई भी इंक्रीमेंट हो गया। लुक एट दिस, 1 + 2 is 3, 1 - 2 is -1, 1 × 2 is 2, 1 divided by 2 is 0.5, and 0 + 1 I is 1, राइट। तो वो चार फंक्शन कॉल हो गए, आई की वैल्यू जो शून्य थी वहां पर वो इंक्रीमेंट हो गई, उसकी वैल्यू 1 बन गई, उसको प्रिंट कर दिया, बराबर काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इस सिचुएशन में भी अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने MOD 002 डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्यों क्यों लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल, क्योंकि इस इंपोर्ट के साथ में वहां के जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो इस MOD 001 के ग्लोबल नेम स्पेस में यहाँ के लोकल ऑब्जेक्ट्स बन के यहाँ पर आ चुके हैं। फाइन, तो इसीलिए आप जब यहाँ पे ग्लोबल नेम स्पेस भी अगर प्रिंट करवाते हो तो डिक्शनरी, लेट्स डू वन थिंग, जब आप ग्लोबल नेम स्पेस भी प्रिंट करवाते हो तो यू विल गेट दिस। हाँ, ये आ गए, और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखो तो तुम्हारे पास आई भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सबट्रैक्ट भी है, ऐड भी है, तो ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड हियर। फाइन, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये आसान तरीका हो गया एक्चुअली उसको डिस्प्ले करने का। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द होल डिक्शनरी वी जस्ट डिस्प्लेड कीज, तो उससे हमारा काम तो हो ही गया कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ गए, इतना वो बड़ा सारा देखने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वी ऑब्जर्व दैट कि इस तरीके से इंपोर्टिंग में सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे ग्लोबल एरिया का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या हमें एक अंतर ये समझ में आ रहा है बिटवीन दैट काइंड ऑफ इंपोर्ट एंड दिस इंपोर्ट? दैट एंड दिस का मतलब क्या है, एक तरीका वो जो हमने पहले प्रोग्राम में आज रिवीजन किया था पिछली बार वाला, एक इंपोर्ट मॉड्यूल नेम,
एक तो वो और एक ये फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, दोनों में एक अंतर क्या समझ में आया था? रोल स्पेस में इंपोर्ट करके आ नहीं रहे थे पूरे। बिल्कुल, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे दे वर associated with the module only and you were having the authority to access that, right? While in this case, in this situation or in this type of importing, आपने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने नेम स्पेस के अंदर कैप्चर किया और उसके बाद में आप इनका उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे क्या बोला मैंने? एक अंतर ये है, और भी वो हम डिस्कस करते हैं। तो वन डिफरेंस इज दिस दैट कि पहले वाले केस में इंपोर्ट मॉड्यूल नेम में आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट तो करते हैं, परंतु उस इंपोर्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स आपके हो गए। वो ऑब्जेक्ट्स आपके लिए उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, आप अगर चाहें तो उस केस में उसको मॉड्यूल का नाम देते हुए आप उनको रिफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट? और इस वाले तरीके में जो फायदा हो जाता है वो फायदा ये हो जाता है कि वो आपके पास में उसका एक रेप्लिका पूरी का पूरी कॉपी आ जाती है सारे ऑब्जेक्ट्स की और आपके नेम स्पेस में अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, इसको और थोड़ा डिटेल में अगर सोचा जाए कि यार क्या एडवांटेज है वहां से ऑब्जेक्ट्स की कॉपी लाके यहाँ पे क्रिएट करवा देने का, क्यों करना है ऐसा? अब कोई बहुत मुश्किल काम था क्या MOD 002 डॉट एड लिखना? तो ऐसा क्यों कर, तो ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स अगर ऐसे हैं जो मान लो कि रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं, संभावनाएं हैं उनके बदल जाने की, राइट? या फिर वो कंटिन्यूअसली डायनामिकली चेंज होते रहते हैं, उन पे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और आप बहुत ही एक क्रूशियल प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और आप किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। समझना बात को कि ऐड मेरे लिए एक फंक्शन है, यहाँ तो आसान है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि यार इस मॉड्यूल में बैठ के या इस प्रोग्राम पे बैठ के मुझे उस वाले मॉड्यूल से ऐड को इंपोर्ट करके लाना है, मुझे उसकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि यार नहीं यार वो ऐड जो है ना उसको मैं लेके तो आऊं लेकिन रन टाइम पे उसमें कोई बदलाव नहीं आए। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग इट फ्रॉम द मॉड्यूल नेम मैंने उसका एक कॉपी बनाया और यहाँ पर एसोसिएट कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, अश्योरेंस मिल जाता है कि अब मेरे पास उसका एक रेप्लिका रखा हुआ, उसके साथ जो होता हो होता रहे, मेरे पास अपनी एक कॉपी है, वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसा मैं उसको इंपोर्ट करके लाया हूं, वो उसी स्टेट में रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लुक एट दिस। इस बार मैंने जो मॉड्यूल बनाया है इंपोर्ट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस ले आया हूं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आई के साथ में एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, वो ऑब्जेक्ट है, लुक एट दिस। अंडरस्कोर के साथ में नाम शुरू हुआ है और MSG करके उसको नाम दे दिया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है एंड दैट इज this calculation is done by module MOD 002.py and folder pgm002 random string कोई भी डाल दी उसके अंदर, ठीक है? कुल मिला के we created one more object here of class string, एक string class का एक ऑब्जेक्ट जो है हमने और बना दिया है। नाम उसका थोड़ा सा इस बार हमने अलग दिया है, that name is अलग क्योंकि that is starting from underscore, right? तो अगर आप आपके मॉड्यूल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं जिसका नाम अंडरस्कोर से अगर शुरू हो रहा है तो they will be considered, treated and used as what? Private objects, right? Private objects। इसका मतलब ये हो जाता है यार मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा तरीका तो हो कि जिसमें मैं फिल्टरिंग लगा पाऊँ। फिल्टरिंग, हालांकि एक फिल्टर तो आपने लगाया ही था थोड़ी देर पहले। वो फिल्टर क्या था? फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट दिस, जो भी आपको इंपोर्ट करना है वो आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है? लेकिन थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर आपके पास में आप जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 500 ऑब्जेक्ट है, 500, और आपको 500 में से जो है 498 को इंपोर्ट करना है, वो 2 को नहीं करना। तो अब ऐसा तो लिखना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है कि फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6 अप टू ऑब्जेक्ट 498, जिससे मैं वो स्थिति हासिल कर लूं कि 498 इंपोर्ट होंगे और 2 नहीं होंगे।
ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसका उल्टा लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि फ्रॉम मॉड्यूल नेम डोंट इंपोर्ट दिस, ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर इस स्थिति को संभाला कैसे जाए? तो इसको संभालने के लिए यू कैन क्रिएट दी प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स देयर। वो प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हो जाएगा आई इंपोर्ट यूजिंग स्टार एस्ट्रिक। वहां मैं क्या बोलूंगा, सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ, लेकिन वो एस्ट्रिक क्या करता है, सब कुछ इंपोर्ट करता है एक्सेप्ट प्राइवेट ऑब्जेक्ट। तो उससे हमारी दुविधा का हल निकल जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एस्ट्रिक एमएसजी करके एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके ठीक बाद जो हमारा एंट्री पॉइंट मॉड्यूल है, एंट्री पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने यही लिखा है, तो पहले लिखा था फ्रॉम एमओडी 002 इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो वैसे तो कहने के लिए ये सब कुछ लेके आना चाहिए इसको, पर ये सब कुछ लाएगा नहीं। ये अंडरस्कोर एमएसजी को छोड़ के बाकी सब कुछ लेके आएगा, और उसका जस्टिफिकेशन हमें यहां से मिलता है। अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो चला दिया है यहाँ पे, बट देन हाँ आई वांट टू सी दिस कि मेरे ग्लोबल नेम स्पेस में कितने ऑब्जेक्ट्स वहां से आ रहे हैं, राइट। इसी को देखें, इसी से हमें पता चल जाएगा कि आखिर इसके पास क्या आया और क्या नहीं आया। तो I'll execute this, and after execution I'll find this situation. ठीक है, ऐड आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया, और आई आ गया। अंडरस्कोर एमएसजी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड दैट यू हैव गिवन दिस फ्रॉम एमओडी 002 इंपोर्ट एस्ट्रिक, कि वहां से सब कुछ इंपोर्ट करके लाओ। वो सब कुछ तो उसने कर लिया, लेकिन प्राइवेट ऑब्जेक्ट उसने छोड़ दिया, ठीक है। ये एक और एडवांटेज है इस प्रकार की इंपोर्टिंग का, कि जब आपको इस तरह का अगर फिल्टर लगाना है, प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है और उनको आपको इंपोर्ट नहीं कराना है, तो आप जो है इसी तरह की इंपोर्टिंग पे जाओगे। मतलब कि ओके, लेट मी ट्राई इट सम अदर वे। देखें, इज इट द सेम थिंग? यस इट इज। व्हाट आई हैव डन हियर, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ है, देखना बेटा। जो सिचुएशन अभी मैंने पीछे आपको सिखाई है, उस सिचुएशन को इस वाले केस से कंपेयर कर लेना। सेम मॉड्यूल, ठीक है, एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट के साथ में, और ये वाले प्रोग्राम को देखो। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इंपोर्ट एमओडी 002, राइट। तो मैं तो पीछे वाले केस में भी ये बोल रहा था कि सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ, और यहाँ भी वही बोल रहा हूँ, सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ। ठीक है, हम जानते हैं कि पहले वाले केस में क्या होता है कि वो हमारे नेम स्पेस में आके शामिल हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेम स्पेस में शामिल नहीं होते, लेकिन सब कुछ एक्सेसिबल हो जाता है, राइट। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, ठीक इंपोर्ट के बाद में प्रिंट लगा दिया। वो प्रिंट मैंने बोला एमओडी 002 डॉट व्हाट, दैट प्राइवेट ऑब्जेक्ट। मैं मॉड्यूल का नाम देके उस प्राइवेट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में फिर मैं देख रहा हूँ इसको चला के। वो जब मैंने इसको चलाया तो लुक एट दिस स्ट्रिंग, I mean, this calculation is done by module MOD 002 PY and this is so and so. और उसके बाद में आप देखोगे तो MOD 002 के ऊपर DIR भी चलाया है। उस दिन बताया था मैंने कि जब किसी मॉड्यूल के ऊपर DIR चलाते हैं तो दरअसल वो उस मॉड्यूल द्वारा अवेलेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो जब मैंने DIR चलाया MOD 002 के ऊपर, तो आप देख रहे हो तो उसके अंदर भी अंडरस्कोर MSG जो है वो अवेलेबल है। मतलब कि ये दरअसल उन ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा है जिसको कि हमारा ये वाला मॉड्यूल जो है यूज कर सकता है, इसीलिए वो कर पाए यूज, राइट। तो कंक्लूजन इज कि व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ इंपोर्टिंग फॉर importing all the objects, then you cannot have the authority of filtration or using the concept of private objects. इस तरह से अगर आपने इंपोर्ट चलाया है तो फिर वो प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं है, वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर इसको पॉजिटिव साइड से अगर देखना है, अगर प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस करना है, उनकी भी आवश्यकता अगर आपको है, उन्हें भी इंपोर्ट करना चाहते हो,
तो इंस्टेड दैट वे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, ये तरीका यूज करो, तो इसमें आपके वो अंडरस्कोर वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आकर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सर ये कंडीशन है कि प्राइवेट जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्टार्टिंग हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को प्राइवेट बनाने के लिए उनके नाम की शुरुआत अंडरस्कोर से ही करनी है, उसी से इंटरप्रेटर को पता चलता है कि दैट इज द प्राइवेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया इस चीज में, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक और इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, कोई डाउट इस पॉइंट तक? हाँ भाई, समझ आ रहा है? आता ही बहुत कम है यार, पिछली बार कब आया था मुझे? हाँ जबरदस्ती लेमडा फंक्शन उसमें बैठे थे तुम? तो इसके पहले वाले कौन सा क्या होता है? इसके पहले वाले प्रोग्राम में हाँ बोलो। जिसमें आपको एस्पेक्ट करके हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो यूरोपियन की वो पर्टिकुलर मॉड्यूल से उसकी कॉपी आती है मॉड्यूल्स, राइट, जो ग्लोबल नेम स्पेस में मेमोरी में दो मतलब यूज कर लेती है। बट ये वाला जो इंपोर्ट होता है नॉर्मल, इसमें ग्लोबल नेम स्पेस में नहीं लेता वो, और मॉड्यूल जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्चुअली पॉइंट किया था कि अगर जो अपना मेन मॉड्यूल है वो हमने इंपोर्ट किया, और अगर उसमें जैसे आपने कहा कॉपी आती है ना उसकी, तो अब रियल टाइम में अगर हम नॉर्मल इंपोर्ट करें तो चेंज उसमें करेंगे, इसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर विद एस्टेरिस्क करेंगे तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट? मैं बोल देता हूँ दोनों का डिस्क्रिप्शन एक एक बार, इसमें से मुझे बता देना कि कहाँ समस्या है। एक तरीका है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ये तरीका हमने पिछली बार भी पढ़ा था। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम जब भी लिखा जाता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट मॉड्यूल है M1, ये M2 है जिसको इंपोर्ट करना है, इसके पास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इंपोर्ट अगर यहाँ से M2 को किया है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि इस मॉड्यूल के पास में इसके तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इस मॉड्यूल का नाम लेते हुए उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाए, M2 डॉट पहला ऑब्जेक्ट, M2 डॉट दूसरा ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, राइट। लेकिन इसका नेम स्पेस अगर चेक करूंगा, नेम स्पेस मतलब कि इसके अपने ऑब्जेक्ट्स का एक पूरा ब्यौरा, ठीक है, इसका नेम स्पेस चेक करूंगा तो उसमें मुझे इन ऑब्जेक्ट्स का नाम नहीं मिलेगा, ये हमने पिछली बार भी देख लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि इनका अपना इंडिपेंडेंट नेम स्पेस कंटेनर होता है, स्टोरी एंड से। दूसरे केस में जो हमने बोला अभी आज, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, काम तो इसका भी वही है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करके ले आओ। और ये क्या करेगा, मॉड्यूल 2 के पास अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो पांचों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी कॉपी इसको मिल जाएगी। कॉपी मिल जाएगी का मतलब ये है ये ऑब्जेक्ट्स अपनी एक जगह बना लेंगे इसके नेम स्पेस में। अब वो इसके अगर नेम स्पेस में आ गए हैं तो वो इसके लिए लोकली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिनको जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार यूज करते चले जाओ, इसके लिए मॉड्यूल का भी नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, इस केस में फिर वो जो मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट है वो उसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। अब ओरिजिनल मॉड्यूल में अगर हम चेंज करते हैं तो वो इसका ऑफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर नॉर्मल इंपोर्ट में करते हैं तो उसमें कर देंगे, उसमें भी नहीं करेंगे, उसमें भी नहीं। टू बिगिन विद, क्योंकि नॉर्मल वाली जो इंपोर्टिंग होती है उसको भी प्रक्रिया तुम्हें ठीक से समझनी पड़ेगी। उसकी इंपोर्टिंग कैसे होती है कि एक बार अगर इंपोर्ट चलाया तो इंपोर्ट चलाने के बाद में इसका इसके ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वो जाकर इसके साथ में एसोसिएट हो जाती है। अब वो जाके इसके साथ एसोसिएट हो गई का मतलब क्या हो गया कि अब इस एग्जीक्यूशन साइकिल में जहां पे आपने इंपोर्टिंग करी है, इसकी डिपेंडेंसी इस मॉड्यूल के ऊपर से खत्म हो गई है, इसकी एक कॉपी इसके साथ जुड़ गई व्हेन यू इंपोर्टेड इट। ठीक है, जैसे इंपोर्ट किया इसकी कॉपी इसके साथ जुड़ गई, इसकी इंफॉर्मेशन इसके साथ जुड़ गई। सिंबल टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंबल टेबल। सिंबल टेबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन इसके पास में पीछे से जोड़ के आ रही कि यार ये इंफॉर्मेशन, ये सिंबल्स जो हैं वो उपलब्ध हैं इसके पास में। अब अगर जो तुम बोल रहे हो रन टाइम पे पीछे से अगर ये मॉड्यूल डिलीट हो भी गया तो भी ये चलता है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले बोला था अभी कि ये तब तक चलेगा जब तक कि इसकी ये वाली एग्जीक्यूशन साइकिल है। अगर तुमने ये एग्जीक्यूशन साइकिल कंप्लीट करी, वो वापस से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया, तो वो मॉड्यूल अगर डिलीटेड है तो अगली बार वो इंपोर्ट नहीं होगा। या तुमने अगर इसी प्रोग्राम के अंदर उसको रीलोड करने की कोशिश करी, रीलोडिंग आप जानते होंगे,
अगर इसी प्रोग्राम के अंदर रीलोड करने की कोशिश करें तो भी नहीं होगी। Once a module has been imported, it is available with the program. It has no dependency with the hardcore thing जो आपने लिखी है वहां पर, उससे कोई वीडियो उसका नहीं। अगर हमने उस मॉड्यूल को चेंजेस किए तो इस मॉड्यूल में जो जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं करो चेंजेस फ्री ऑफ करने की, लेकिन जब वो अगली बार इंपोर्ट होगा तो रिस्ट्रिक्शन आएगा तब आएगा। ठीक है, उसी को रीलोडिंग कहा जाता है। रीलोड आएगा आगे चल। तो एक प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट के बाद अगर रीलोड हो गया तो रीलोडिंग का मतलब ये होता है कि जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। What is this? A module with all the same things and another way of what import and inclusion tools or message printing list of names in the symbol table. ये तो कर लिया ना हमने, यही था ना जो पीछे किया था अभी, कुछ डिफरेंस है, यही था ना, कॉपी क्यों पेस्ट किया, ठीक है। Look at this. ये वो मॉड्यूल जो हमने बना रखा था with the private object as well. Look at this thing. From that module, you are importing specifically the private object. मतलब दे दिया, अब वो नहीं कर रहे हैं import all object, ठीक है। हमने क्या दे दिया यहाँ पे, from the module name import the private object, और उसके बाद में प्रिंट कर रहे हैं _MSG और देख भी रहे हैं कि अगर ग्लोबल एरिया में वो _MSG है या नहीं। Look at this. आ गया, this thing is still here और ये अवेलेबल भी हो गया उसके ग्लोबल एरिया में। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जब मैंने लिखा था from MOD 002 import asterisk, तभी वो लगा रहा था फिल्टर, लेकिन अगर मान लो एस्ट्रिक नहीं दिया और अगर इस तरीके से भी स्पेसिफिक आपने ऑब्जेक्ट की इंपोर्टिंग जो पहले करी थी, वैसे अगर आप प्राइवेट ऑब्जेक्ट को भी उठाने की अगर कोशिश करोगे तो भी वो आ जाएगा, राइट। तो दी प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन वर्क्स ओनली व्हेन वी यूज्ड फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, इंपोर्ट ऑल, राइट। What next? हाँ भाई, ये भी अच्छी चीज है, देखो इसको, वही है 4 फंक्शन, एक हमारा इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट, टोटल 5, वो प्राइवेट ऑब्जेक्ट हटा दिया है यहाँ से, उसका कॉन्सेप्ट खत्म है। इन 5 को लेकर सबसे ऊपर इस पर नजर मारो, ये नई चीज है हमारे लिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये एक सिस्टम डिफाइंड तरीका है, ठीक है, ये मन से नहीं बनाया हुआ। इस नाम से अगर आपने आपके मॉड्यूल के अंदर एक लिस्ट बनाई, मॉड्यूल विच इज गोइंग टू बी इंपोर्टेड लेटर ऑन, ठीक है, जो बाद में इंपोर्ट होने वाला है, इस नाम से अगर आपने एक लिस्ट बनाई तो वो लिस्ट जो है दरअसल उन सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम कंटेन करती है जो इंपोर्टिंग में उपलब्ध होंगे। बहुत ही साफ साफ हिंदी में बोला है। These are actually those objects that will be available during while importing, right? This is another way of filtration. ये एक और तरीका आपके पास है फिल्टर लगाने का कि जब इंपोर्टिंग होगी तो क्या देना है और क्या नहीं देना है, और इसके अंदर क्या लिखा जाता है, क्या देना है। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू ब्रेसेस, और ब्रेसेस के बाद में 4 नाम। तो हम दरअसल एक लिस्ट बना रहे हैं, एंड दिस इज द लिस्ट दैट कंटेन्स 4 ऑब्जेक्ट्स हियर, एंड दिस 4 विल बी अवेलेबल। 5वां कौन है इसके अलावा, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट।
राइट। बट इसके साथ भी एक कंस्ट्रेंट है, वो लिखा हुआ है ऊपर। ये जो हम तरीका यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का, this will work or applicable only if when you are importing using this way. What way? From module name import string. तो अगेन वो फिल्ट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो तभी काम करेगा जब तुम ये वाला तरीका इंपोर्टिंग के लिए यूज करोगे, अन्यथा नहीं, राइट। तो अगर मैं कहीं लेता हूं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्ट्रिंग, तो उसका मतलब ये वैसे ऑफिशियली होता है कि सब कुछ इंपोर्ट करके ले आओ। अब वो उस केस में अगर सब कुछ की परिभाषा भी बदलनी है तो जो इंपोर्ट होने वाला मॉड्यूल है उसके अंदर जाके ऐसी एक लिस्ट बना दो। तो अब वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ ये है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो अभी हाल फिलहाल सब कुछ मतलब ये 4 ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए आप अगर इस कोड में देखोगे तो मैंने लिखा है फ्रॉम एमओडी 002 इंपोर्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो वहां पे शामिल थे, तो उनको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया। तुम्हें पता है कि इस सिचुएशन में, इस तरह के इंपोर्टिंग में मुझे यहाँ पर एमओडी 002 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको एग्जीक्यूट करवाया है और प्रिंट करवाने की कोशिश करी है आई को, और इसके बाद में वो तो खैर एडिटर ही बता रहा है कि उसमें समस्या है। जब मैं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद में ये 3 और -1 रिजल्ट तो आ ही गए, लेकिन बाद में इसने क्या बोल दिया, नेम आई इज नॉट डिफाइंड, since I is not part of that list which I created there. Fine. And even if I say remove one object from here, say subtract, तो इस सिचुएशन में यहां पर आई को भी अगर मैं हटा दूं तो देखो subtract के नीचे वो आ गई, है ना। You will find that इस सिचुएशन में वो ऐड तो एग्जीक्यूट हो गया, पर अब उसने बोल दिया कि नेम subtract is not defined, ठीक है। तो using this way also you can create the filters that what objects will be available and what objects will be hidden. Fine. तो प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बजाय हम एक ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। बस हाँ, एक ही रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट कंस्ट्रेंट इज import must be done using this way. What way? From module name import string, ठीक है। और इसी के लिए हमने फिर क्या किया था कि ये जो फ्रॉम वाला जो तरीका है इसको हटा के अगर कुछ क्षण के लिए मैं सपोज इस तरीके को यूज करूं, हालांकि इस तरीके में एक और चीज आ जाती है, वो ये है कि आई कैन नॉट कॉल द फंक्शंस यूजिंग दिस वे, आई हैव टू कॉल देम यूजिंग दिस वे, ठीक है। ऐड की बजाय यहाँ पे क्या लिख दूं, subtract, since it is not part of that list, that's why even I is not part. Fine. So these are 2 objects which are not there in that list all, but still I am trying to access them, and इसको access किया मैंने, और access करने के बाद में I will find that कि both of them are working well. subtract भी चल गया और वो I की वैल्यू 0 थी वो भी प्रिंट हो गई, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया था, subtract और I दोनों ही इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इंस्टेड वो यहाँ पर एक्सेसिबल हो गए क्योंकि आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है यूजिंग दिस टेक्निक, राइट। तो इफ यू आर यूजिंग दिस वे, ये कोई फिल्ट्रेशन को नहीं मानता, ना तो वो प्राइवेट ऑब्जेक्ट वाले को, ना तो वो लिस्ट वाले तरीके को, ठीक है। इसका तो मतलब ये है कि क्रॉस ऑल दी फिल्ट्रेशन, अवॉइड ऑल दी फिल्ट्रेशन एंड देन इंपोर्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। फाइन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बढ़िया। हाँ, कुछ नया लिखा फिर से। वी आर इंपोर्टिंग हियर 2 मॉड्यूल्स, तो दैट मीन्स कि हम एक ही कोड के अंदर, ऑब्वियसली बात है कि कभी भी एक प्रोग्राम ऐसा तो होगा नहीं कि हमें एक ही मॉड्यूल की आवश्यकता होगी, हो सकता है कि हमें मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े। तो दिस वे वी कैन इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स एज वेल। मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए आप मल्टीपल लाइंस में इंपोर्ट दे सकते हैं, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था इंपोर्ट एमओडी 002, अगली लाइन में इंपोर्ट एमओडी 003, और अगर आप चाहें तो कॉमा सेपरेशन के साथ उनको एक साथ भी क्लब कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर मैं लिखता हूं इंपोर्ट एमओडी 002 कॉमा एमओडी 003, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू इंपोर्ट हियर 2 मॉड्यूल्स। एंड जो उस दिन मैंने बोला था वो एक बार वापस रिमाइंड करवाता हूं, हालांकि मैंने वो कंस्ट्रेंट अभी तक ब्रीच नहीं किया है,
मेरे लिए ये जब मैं इसके अंदर जा रहा हूं तो ये PGM003 फॉर मी इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। मेरे लोकल सिस्टम पे ये मैंने डायरेक्टरी बनाई है, उस डायरेक्टरी के अंदर ये जो 3 मैंने फाइल ली है ये तीनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर रिसाइड कर रही। तो अभी तक मैंने एक बार भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी है कि मुझे जिस मॉड्यूल की आवश्यकता है वो मेरी करंट डायरेक्टरी में उपलब्ध नहीं, वो भी आएगी आगे चलकर। तो अभी हम ये डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि मुझे एक मॉड्यूल की आवश्यकता है और करंट डायरेक्टरी में वो अवेलेबल है। बट ये फर्स्ट लेवल ऑफ सर्चिंग होगी। फर्स्ट लेवल ऑफ सर्चिंग मतलब कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहता है तो इंटरप्रेटर सबसे पहले उसको करंट डायरेक्टरी में ही ढूंढता है। फाइन, अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो चर्चा अब पेंडिंग है कि नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा। पवन एकदम से मुस्कुरा देता जब मैं बोलता पेंडिंग है आने वाला है तो एकदम से स्माइल दे देगा वो कि चलो वाह ठीक है। माहौल बना के रखना पड़ता है ना दोस्त, फिर पिक्चर में इंटरेस्ट कैसे आएगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों आया, तो फिर ये अगर क्वेश्चन ही नहीं होगा तो फिर अगली बार तुम देखने कैसे जाओगे मूवी। बोलो हमको कौन पूछ रहा था, आप पूछ रहे थे। सर आपने इंपोर्ट किया था, मैथ इंपोर्ट किया था, वो भी दूसरे डायरेक्टरी मैथ तो है ही नहीं डायरेक्टरी में राइटर स्टैटिस्टिक्स, हाँ वो दूसरे डायरेक्टरी बिल्कुल दूसरी भी। सर वो कैसे आ गया, अरे समझो फर्स्ट लेवल ऑफ सर्चिंग करंट डायरेक्टरी होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ सर्चिंग करंट डायरेक्टरी होती है। मैंने ये नहीं बोला कि करंट में ही होना चाहिए, मैंने बोला वो सबसे पहले करंट में ढूंढेगा। अब करंट में नहीं है तो फिर कहीं और डायरेक्ट खोजने, तो जो तो पिछली बार हुआ था वो कहीं और खोजने गया ना, वहां से मिल गई तो कहीं और समझना है। लेकिन उसी के बाद तो फिर हमने दूसरी सिचुएशन क्रिएट की, फाइल की वैल्यू को 100 करा। हाँ वो सिचुएशन क्या थी, हमने बोला था कि चलो एक काम करते हैं करंट डायरेक्टरी भी statistics.py बना लेते हैं। तो उसने क्या किया था, फिर वो सिस्टम वाले उठाने की बजाय इसको उठा लिया क्योंकि उसको करंट में मिली। So we can import multiple modules as well, और multiple modules जो है वही भरे हुए हैं इस डायरेक्टरी में। ध्यान दो ये हमारा MOD002 है विद सेम डेफिनेशंस। इसके अंदर ऐड नाम का एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर रिसीव करके उनका एडिशन देता है। MOD003.py जो है उसके अंदर भी ऐड नाम का एक फंक्शन है, लेकिन वो 3 पैरामीटर रिसीव करता है और उन तीनों का समेशन करके रिटर्न करता है। बस छोटा सा अंतर रखा है इसमें कि उसके पास 5 ऑब्जेक्ट है, इसके पास 1 ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिनका नाम सेम है, वो क्या है, ऐड। हाँ पहले केस में वो 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, दूसरे में 3 कर रहा है। फाइन, When I came here, I imported both of them। इस प्रोग्राम को चलने में 1% की भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि MOD002 जब इंपोर्ट होगा तो वो अपने 5 ऑब्जेक्ट लेके आएगा। MOD003 जब इंपोर्ट होगा तो अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और बहुत ही एक क्लियर क्रिस्टल तरीके से आप MOD002 के ऐड को कॉल कर सकते हैं बाय मेंशनिंग इट्स नेम, कि मैं चाहता हूं MOD002 का ऐड कॉल हो जाए और ये 2 पैरामीटर उसके लिए, और अगले स्टेटमेंट पे मैं चाहता हूं MOD003 का ऐड कॉल हो जाए, ये 3 पैरामीटर उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि पहले वाले को 2 चाहिए और दूसरे वाले को 3 चाहिए। इसीलिए इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई समस्या नहीं है, दोनों एग्जीक्यूट होंगे और रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाने चाहिए। ये 1 + 2 is 3 and 2 + 3 + 4 is 9. Right, this way you can import multiple modules and even you can access the objects and even you can access them even though they are having the same names. Same name से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो मॉड्यूल के नाम से बुलाने वाले हो, right? Then comes next situation, and in this situation में अब हम अगर देखें, अगर मुझे सपोज ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ पहले वाले मॉड्यूल में से ऐड को ही यूज करूंगा, मुझे सबट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या आई उन सब की जरूरत नहीं है। तो भाई पहले मॉड्यूल से सिर्फ ऐड चाहिए, दूसरे मॉड्यूल से भी सिर्फ ऐड ही चाहिए, और मैं तो स्पेसिफिक इंपोर्टिंग करूंगा, मुझे नहीं करना 5-5 ऑब्जेक्ट इंपोर्ट, क्यों करूं, टाइम ज्यादा लगता है राइटिंग, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो स्पेसिफिक इंपोर्ट करो। अब स्पेसिफिक इंपोर्ट का तरीका सीख के क्या है, तो मैंने लिखा फ्रॉम MOD002 इंपोर्ट ऐड, फ्रॉम MOD003 इंपोर्ट ऐड। पर यार इस तरीके से जब इंपोर्टिंग करते हैं तो हमने तो ये सीखा था कि अब तो मॉड्यूल के नाम से इनको पुकारना ही नहीं है, अब तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी जगह बना लेंगे नेम स्पेस में, और लेकिन जगह बनाएगा कौन, दोनों ही ऐड है, ये भी ऐड वो भी ऐड, तो फिर क्या होगा ऐसी परिस्थिति में,
एक ही नेम स्पेस में ऐड नाम के दो ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकते, वो तो एम्बिग्यूअस सिचुएशन, ठीक है। तो दिस will generate something interesting. Look here. Then I tried doing this. तो मैंने लगा ठीक है यार, मतलब एक सुपरफिशियली मान लिया कि दोनों ऐड के नाम से आ रहे हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, ऐड को कॉल करो और 2 3 4 एस पैरामीटर सेंड कर दो। मुझे पता ही नहीं कि वो ऐड कौन सा है, 3 वाला कि 2 वाला, करो करके देखते हैं। और फिर ऐड को कॉल करो और 1 और 2 सेंड करो, ठीक है। और फिर मैंने सोचा चलो देखें यार भाई क्या हुआ इस केस में। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन पे आई ऑब्जर्व दैट कि पहला वाला जो ऐड था वो तो बराबर चल गया, इसका रिजल्ट आ गया 2 धन 3 धन 4, दैट बिकम्स 9, राइट। और उसके बाद में दूसरा वाला ऐड जो था उसने दिक्कत दे दी, वो दिक्कत दी भी क्या, उसको पढ़ो। दिस फंक्शन ऐड missing one required positional argument z, missing one required positional argument z, मतलब कि इसको इस वाले कॉल में उम्मीद थी कि इसको कितने पैरामीटर मिलने चाहिए, 3, लेकिन हमने कितने दिए, 2। इससे ये सिद्ध हुआ कि 3 पैरामीटर वाला ऐड जो है वो इसके पास है, 2 वाला नहीं, 3 वाला है, 2 वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो एक काम करते हैं और ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। ये जो नीचे इंपोर्ट दिया था इसको मैं लगा रहा हूं ऊपर, उसके बाद 2 वाला, बहुत बढ़िया। पहले इंपोर्ट कौन सा हुआ, 3 वाला, बाद में इंपोर्ट कौन सा हुआ, 2 वाला, क्योंकि उसकी डिक्शनरी है, हाँ वो यूनिक होना चाहिए। अच्छा चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके एग्जीक्यूशन पे पहले वाले ही ऐड में आपको आ गई दिक्कत, तो दिक्कत आ गई तो दूसरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राइट। अब वो दिक्कत क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 आर इवन। तो पहली बार में उसके पास ऐड था 3 पैरामीटर वाला, अब के इसके पास ऐड है 2 पैरामीटर वाला। तो मैं संभवतः ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि अगर आपने स्पेसिफिक इंपोर्टिंग करी है जिसमें नाम सेम आ रहे हैं, तो जो सबसे आखिरी में इंपोर्ट हुआ है वो उसके पहले के तमाम इंपोर्ट्स को ओवरराइड कर देगा। या देखो पहली इंपोर्टिंग कितने पैरामीटर वाले की हुई थी, 3 वाले की, उसने अपनी जगह बनाई। उसने बोला सबसे जब ये पहला वाला इंपोर्ट चला तो उसने क्या बोला, MOD 003 से ऐड लेके आओ, इसका मतलब 3 पैरामीटर वाला ऐड लेके आओ। तो सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जीक्यूट करके बोलेगा ये लो ऐड कितने पैरामीटर वाला, 3। फिर आएगा इंटरप्रेटर इसके पास, इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर तुमने बोला MOD 002 से ऐड लेके आओ, तो गया MOD 002 के पास, वो ऐड लेके आया, लेकिन वहां से जो ऐड आया वो कितने पैरामीटर वाला था, 2। अब ये 2 ऐड तो नहीं संभाल सकता, तो उसने क्या बोला, अभी तो मालिक ने रिसेंटली जो ऑर्डर दिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, पुराने वालों को भूलना पड़ेगा। तो इसलिए उसने 2 वाले को 3 वाले के ऊपर चिपका दिया, 3 वाले को वो भूल गया, 2 वाले को वो याद रखेगा, और 2 वाले को याद रखेगा तो प्रोग्राम में उसके अनुसार ही बिहेवियर रहेगा, इसलिए 3 वाले में एरर आ रही है, राइट। और जब उल्टा किया था तो उसके अनुसार काम चल रहा था, पहले 2 वाला आया था फिर 3 वाला आया, 3 वाले ने उसको ओवरराइट कर दिया, तो इसीलिए 3 वाला बढ़िया चल गया और 2 वाले में दिक्कत आ गई, राइट। तो whenever you are doing imports of this kind, fine, अव्वल तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए एज प्रोग्रामर की इस तरह की सिचुएशन बननी नहीं चाहिए, फाइन। पर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सिस्टम विल बिहेव दैट वे कि वो जो है ना इंपोर्टिंग तो करे, वो इंपोर्टिंग पे कभी नहीं रोकने वाला है कि अरे इस नाम का तो ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। इंपोर्टिंग होगी, लेकिन हाँ अगर पहले से उस नाम के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो वो उन ऑब्जेक्ट्स को ओवरराइड कर देगा। समस्या कहाँ आएगी, रन टाइम में। रन टाइम पे अगर फिर मिसमैच आए तो फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से तुम्हारी, ठीक है, जैसे यहाँ होगा। गॉट दिस? यस सर। ऐसी टेक्निकल सिचुएशन की कोई तरीका नहीं है जितने पैरामीटर हो उसके हिसाब से वो एक्सेस कर ले, जितने पैरामीटर हो उसके हिसाब से, हमने पैरामीटर 2 दिए, हाँ वो भी चल रहा है, 14 वाला भी चल रहा है, तरीका है ना, उसको अपन फिर एलियास करके बुलाएंगे, वो ये आ गया इसमें, ये देखो। एक इंपोर्ट लिया MOD 002 से ऐड नाम से, राइट।
कोशिश करते हैं इसको समझने की। एक इंपोर्ट चलाया MOD 003 से, लाना तो ऐड ही है, बाकी ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए कहीं के भी, ठीक है, लेकिन उसको एक नाम दे दिया। वो नाम क्या दे दिया? इंपोर्ट MOD। अच्छा यार, इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, चलो ठीक है, अपन तो अभी इसको ऐसा समझ लेते हैं। हालांकि मुझे ये जो एज वाला काम है वो इसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि इसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, राइट। एनीवेज, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना? तो फ्रॉम MOD 003 इंपोर्ट ऐड, बट इंपोर्ट इट एज ऐड अंडरस्कोर 3। इसका मतलब ये होता है ऐड को तो लाओ, पर उसको इस नाम से लाओ। इस नाम से ऐड अंडरस्कोर 3, तो वो आएगा, लेकिन आने के बाद में मेरी नेम स्पेस में ऐड नाम से नहीं जुड़ेगा, वो ऐड अंडरस्कोर 3 नाम से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में फिर मैं इसे ना चला के इसे चलाऊंगा, और अब मैं देखूंगा कि ये जो ऐड अंडरस्कोर 3 है और जो ऐड है, ये दोनों काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दैट आई वांट टू सी, एंड आई सी दैट बोथ आर वर्किंग वेल, राइट। तो फॉर रेक्टिफाइंग द सिचुएशन, इस समस्या के समाधान के लिए हमें उन दोनों में से एक का तो नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट तो वही करोगे, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में मैं उसको इस नाम से नहीं बुलाऊंगा, उसका नाम अब ये है। फाइन, निक नेम रख दिया उसका, लोकल नेम डाल दिया उसका, बिना एलियास कर दी। कैसे होगा सर? सिस्टम में अगर उसको आइडेंटिफाई करें कि अगर इसमें दो पैरामीटर है तो उसमें वो वाला आएगा नहीं? उसमें हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स उस किस्म के हों, जैसे अभी हमने जो लिए हैं वो क्या लिए हैं इसमें? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल याद है आर्ग्यूमेंट्स? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर उस प्रकार की तुमने अगर कुछ चीजें ली होंगी तो हो सकता है कि वो सिचुएशन थोड़ी बहुत मैनेज हो जाए, बट लेकिन वो भी हमारी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट समाधान नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हाँ, हम रन टाइम एक्सेप्शन अवॉइड करवा सकते हैं उससे। जैसे अगर मैंने मान लिया कि वो जो 3 वाला था, वो 3 वाले के साथ में तीसरा जो आर्गुमेंट है वो पोजिशनल नहीं लिया होता, वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिया होता। मतलब कि मैंने सिस्टम को बता दिया कि तीसरा अगर ना आए तो उसकी वैल्यू 0 ले लेना, 1 ले लेना, ऐसा कुछ कर दिया होता है। तो फिर अगर मैं कॉलिंग करता भी तो एरर नहीं आती, एक आर्गुमेंट लेस के साथ कॉल करता तो एरर नहीं आती। बट मैंने क्या कहा, हम रन टाइम एक्सेप्शन कंट्रोल कर रहे हैं पर उससे हमारा मकसद पूरा नहीं है, क्योंकि ये तो एडिशन की बात हो गई। फंक्शन से एडिशन के दोनों में फंक्शन तो कोई भी हो सकती है। फाइन, तो इस पैच के साथ हमने जो सीखा वो ये है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी अगर स्पेसिफिक इंपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हमें नाम का ख्याल रखना चाहिए। सेम नेम अगर आते हैं तो एम्बिग्यूटी होती है, रन टाइम पे एक्सेप्शंस आते हैं, राइट। और उस केस में फिर ये अलियास जो है उसको यूज करना, अलियास मतलब इसमें फिर हमने अल्टरनेट नेम उसमें हमें देना पड़ेगा एज कीवर्ड के साथ फॉलो करते हैं उसको। फाइन, इसमें कोई समस्या तो नहीं? स्टोरी शुरू बहुत ही छोटी सी कहानी है। तो यार, ट्राइंग टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट डायरेक्टरी। एक ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश जो करंट डायरेक्टरी में उपलब्ध नहीं है। तो ये PGM 004 मेरी करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैंने एक ही मॉड्यूल लिया है MOD 000 और 002 नाम का कोई मॉड्यूल नया नहीं बनाया। तो यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करने के बाद में मैं उस मॉड्यूल का नेम एट्रीब्यूट कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन पे आई विल फेच एन एरर, और वो एरर क्या बोलेगी? नो मॉड्यूल नेम MOD 002। ठीक है, मतलब कि ये कहां पे आया? लाइन 2 पे एरर आ गई व्हाइल इंपोर्टिंग। जब इंपोर्ट करने गए तो उसी समय उसने मना कर दिया, बोले इस नाम का कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं। अब हमें ये दिख रहा है कि इस नाम का मॉड्यूल जो है वो करंट डायरेक्टरी में नहीं है, इसलिए एरर आई है। जबकि पीछे की कहानी ये है कि इस नाम का मॉड्यूल करंट डायरेक्टरी या फिर उसके पीछे का जितना सर्चिंग मैकेनिज्म है जो पेंडिंग है उसमें कहीं पर भी उपलब्ध नहीं, तो नहीं मिला तो एरर आई। बस इसका इतना सही साफ। Whenever you are trying to import a module that does not exist, then you will face an error. ये इंपॉर्टेंट था यार, ऑब्वियस था बट इंपॉर्टेंट।
चलो समथिंग इंटरेस्टिंग ना, व्हाट इज रिटन देयर, सॉल्यूशन फॉर दैट सिचुएशन, वो जो अभी पीछे परिस्थिति बनी थी उसका समाधान है। एंड दैट सॉल्यूशन इज वी नीड टू ऐड द डायरेक्टरी टू द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, टू द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, वी नीड टू ऐड द डायरेक्टरी टू द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। वेरी गुड। देखो बेटा ऐसा होता है, पिछली बार में लगा सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल होता है सिस करके, है ना, हमने थोड़ा बहुत उसको उपयोग भी किया था, उसकी कहानी यहां से शुरू हो जाएगी। सिस नाम का एक मॉड्यूल होता है, सिस मॉड्यूल के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इन तमाम एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट है जो पी से शुरू होता है, कहां गया भाई, ये रहा बात, इसकी हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली। ये जो पीछे किया एक मिनट में सिर्फ ये रिवीजन है। दिस इज अ मॉड्यूल एंड DII over a module gives us the list of all the objects associated with that module, जो पिछली बार पढ़ा, राइट। तो अगर मैं sys के साथ path ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूं तो I'll get this list, this is new for us, ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो sys के साथ अगर path ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे तो that contains a list, sys.path is nothing but a list, that's why type over sys.path will return a list। पिछली बार देखा था ना, एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स कंटेन हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पिछली बार। एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स कंटेन हैं, हर ऑब्जेक्ट का टाइप जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो सिस मॉड्यूल के अंदर जो पाथ नाम का ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं। समझना है कि ये पाथ कैसे हेल्प करेगा, ये पाथ का रोल क्या है, क्या इसकी फंक्शनलिटी है। इसमें अगर ध्यान दोगे तो ये जो सबसे पहली एंट्री है इसकी वो ब्लैंक है, अपॉस्ट्रोफ अपॉस्ट्रोफ, स्टोरी खत्म। और उसके बाद में फिर मेरी लोकल ड्राइव्स के कुछ पाथ दिए हुए, सी ड्राइव के अंदर कुछ तो भी, दिस इज वन पाथ, राइट। उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते कुछ लोकल ड्राइव के पाथ इसके अंदर इंक्लूडेड, राइट। दिस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है जिसमें इंपोर्टिंग के दौरान मॉड्यूल्स ढूंढे जाते हैं। ये वो सीक्वेंस है जिसमें इंपोर्टिंग के दौरान मॉड्यूल्स ढूंढे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता हूं मैं। सबसे पहले अगर आपने आपके प्रोग्राम के अंदर लगाया इंपोर्ट MOD002 सपोज, तो सबसे पहले वो MOD002 यहां ढूंढा जाएगा। अब मैं क्या बोलता आया हूं आज तक कि कहां ढूंढा जाता है, सबसे पहले करंट डायरेक्टरी में। तो ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक जो है वो करंट डायरेक्टरी से रिप्लेस हो जाता है हर प्रोग्राम में। इसको वहां चल के अभी अपन देखेंगे कि कैसे ये करंट डायरेक्टरी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पॉट है ना लिस्ट का पहला स्पॉट, ये रिजर्व है करंट डायरेक्टरी के। इसके बाद अगर करंट डायरेक्टरी में मॉड्यूल नहीं मिला तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो उसको ढूंढेगा इस वाली डायरेक्टरी में, और अगर यहां भी नहीं मिला तो उसको ढूंढेगा तीसरी डायरेक्टरी में, और वहां भी नहीं मिला तो चौथी, वहां भी नहीं मिला तो पांचवी, वहां भी नहीं मिला तो छठी। तो ये जो पूरा sys.path के अंदर आपको एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दी हुई है, दिस इज नथिंग बट, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, दिस इज नथिंग बट a sequence of directories in which the module will be searched while importing, ठीक है। ये कैसे आता है, ये आपके पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में sys.path की अपनी स्पेसिफिक एंट्रीज बन जाती है, राइट। उसमें बहुत सारे पाथ जो है ना वो तो पाइथन के साथ ही जुड़े हुए हैं, ध्यान दो। पाइथन 310 के अंदर LIB, राइट, पाइथन 310 के अंदर LIB के अंदर साइड पैकेजेस, इस तरीके से तमाम वो सारी डायरेक्टरीज हैं जो आपके पाइथन इंस्टॉल्ड फोल्डर के अंदर रखी हुई है, राइट। क्या मैं इसमें बदलाव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये लिस्ट है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल्स, वेरी गुड, लिस्ट्स आर म्यूटेबल्स, इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। अगर हम इसके अंदर हमारी इच्छा से कोई डायरेक्टरी, कोई पाथ, कोई फोल्डर इंसर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लाइन बोली तो पूरी दुनिया जहां बोल गई हमारे लिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं जहां चाहूं वहां मॉड्यूल स्टोर रखूं, बस
उस डायरेक्टरी का पाथ जो है इसके अंदर इंसर्ट करवा दूं, और जब जब मैं इंपोर्ट दूंगा तो मॉड्यूल वहीं से उठकर आएगा। फाइन, इस पे हमें अब धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम्स देखने। फाइन, तो एक प्रोग्राम जो अभी हमें वहां दिया हुआ था जिसपे हम अभी हाल फिलहाल चर्चा कर रहे थे, उसमें आप अगर देखोगे तो मैंने सिस को इंपोर्ट किया है हाल फिलहाल, तो खैर बिफोर इंपोर्टिंग दिस, ठीक है। ये सिस को इसलिए इंपोर्ट किया है बेटा क्योंकि मैं sys डॉट पाथ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, बिना उसको इंपोर्ट किए तो प्रिंट होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए sys को इंपोर्ट किया, और इस पे अगर ध्यान दोगे तो sys डॉट पाथ, इंडिपेंडेंटली sys डॉट पाथ क्या है, क्या लिख के आया अभी, व्हाट इज sys डॉट पाथ, इट इज अ लिस्ट। अभी दिखाया था ना, टाइप ऑफ दिस, दैट इज अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के साथ में एक अपेंड मेथड चलती है। जब छोटे थे, जब लिस्ट पढ़ी, लिस्ट जब पढ़ी थी तो अपेंड मेथड भी पढ़ी थी। अपेंड मेथड में हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट के साथ में, अपेंड मेथड के साथ में अगर कुछ भी दे दो तो वो लिस्ट की एंड में जाकर वो चीज जो है वो इंसर्ट हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे दे दिया sys डॉट पाथ डॉट अपेंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो सिस्टम डिफाइंड लिस्ट है उसकी सबसे आखिरी पोजीशन पे जाकर ये वाली मेरी जो ड्राइव है, ये वाला जो मेरा फोल्डर है, वो जाके उसमें जुड़ जाए, ठीक है। अब वो जुड़ जाएगा, उसका नाम क्या, डी के अंदर पाइथन सेशन के अंदर सैंपल प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स के अंदर pgm001, ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। अगर मैं इसको तुमको अपनी लोकल ड्राइव पे अगर दिखाऊं तो हियर इट इज, वैसे तो वो यहाँ भी है, ये रहा pgm001, बट स्टिल ये, ठीक है। और इसके अंदर एक मॉड्यूल, दो मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल, तीनों पड़े हुए हैं, और इनमें से संभवतः आगे चल के मैं क्या इंपोर्ट करने वाला हूँ, 002, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लोकल पाथ था, इसके अंदर MOD 002 रखा है, बस इसको बुलाने की इच्छा है, इसको मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो आ जाए। अब थोड़ा अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम हो pgm001 के अंदर, जिसके अंदर वो मॉड्यूल रखा हुआ है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर को इग्नोर करो, और मैं अभी बैठा हूं यहां पर करंट में pgm004a के अंदर, ये है मेरी करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के अंदर MOD 002 नहीं है। हाँ, अभी इसके ठीक पहले फेस करके आए थे वो कि नहीं है तो एरर आ रही, ठीक है। तो मैंने बोला यार अब नहीं है तो क्या करूं, तो एक काम करूं, कहां से चाहिए, वहां से चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, sys डॉट पाथ को अपेंड किया इस वाले पाथ के साथ, और उसके बाद में फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा क्या, फिर से इंपोर्ट क्या, MOD 002, और उसके बाद में फिर मैं sys डॉट पाथ प्रिंट कर रहा हूँ, या MOD 002 के अंदर रखी हुई आई की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको तुम एक बार देख लो कि pgm001 ही लिया था क्या हमने, हाँ 1 के अंदर MOD 002 यही है, जिसके अंदर आई की वैल्यू क्या थी, 0। चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बट इसको मैं एक्सिक्यूट नहीं करूंगा, इसको मैं डीबग करूंगा, ताकि एक एक स्टेप पे हम sys डॉट पाथ पे भी नजर रख सकें। दिस इज माय कोड, आई एम गोइंग टू डीबग इट, एंड डीबगिंग पे एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे आगे। चलो भैया, पहली स्टेप इंपोर्ट sys, ठीक है। sys इंपोर्ट हुआ, और उसके बाद मैं डीबग कंसोल पे कोशिश करूं लिखने की, sys डॉट पाथ, यहां से चलेगा नहीं चलेगा यार मेरा, ये वॉच पे से नहीं चलेगा यार दोस्त, जस्ट वॉच पे से तो चलता ही है, मुझे वहां से चलाना था उसको कंसोल से यार, एक सेकंड रुको। अरे वो नीचे है यार, ये ना जूम का जो है ना कंट्रोल पैनल, ये हमें तंग कर रहा है। sys डॉट, माने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने sys को इंपोर्ट किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा sys डॉट पाथ की क्या पोजीशन है वो हमें देखनी है। अभी हमने अपेंड किया नहीं है, ठीक है, उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा sys डॉट पाथ, ठीक है। अब sys डॉट पाथ जो उधर देख के आए थे आइडल में और इसमें डिफरेंस ऑब्जर्व करो, मैंने एक चीज वहां पे तुमको बोली थी,
मैंने यहाँ पर बोला था कि जो पहली पोजीशन की एंट्री है वो ऐसी है, ठीक है, एंड इट इज रिजर्व फॉर करंट डायरेक्टरी। यहाँ देखो ये दिख रही है एंट्री, पहली एंट्री, ये ब्लैंक तो नहीं दिख रही है, इसमें दिख रहा डी पाइथन सेशन समथिंग 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 पीजीएम 004A, राइट। अभी अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था यही थे, पीजीएम 004A के अंदर। इसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर होते हो, ठीक है, तो उस प्रोग्राम के अंदर अगर आप sys.path को एक्सेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर या सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम की जो करंट डायरेक्टरी होती है उस करंट डायरेक्टरी को sys.path के पहले पोजीशन पे ले जाकर रख देता है, ठीक है। तो अगर मैं 004A के अंदर हूं, इसी वजह से sys.path में पहली एंट्री किसकी है, 004A की। अगर यही मैंने किसी और फोल्डर के अंदर से इस प्रोग्राम को चलाया होता तो वो वाला फोल्डर मेरी पहली पोजीशन पे होता, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम sys.path को एक्सेस करेंगे तो पहली पोजीशन पे हम वही डायरेक्टरी पाएंगे जिसके अंदर बैठ के हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ये इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट करता है। लेकिन अगर आप आइडल पे बैठ के उसको एक्सेस करोगे तो फिर आप वहां पाओगे कि वहां पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए यहाँ पर करंट डायरेक्टरी इज दिस एंड दैट्स व्हाई यू आर फेचिंग दिस एंट्री। बट देन मैं तो ध्यान दे रहा हूं कि आखिरी एंट्री पे, यहां से लेकर आप देखते चले जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कहीं भी आप मेरे पास, अब ये सब वही है सिस्टम डिफाइंड। अब अगले स्टेटमेंट पे ध्यान दो, अगले स्टेटमेंट पे मैं गया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एक बार sys.path.append चला, ठीक है, इसका मतलब sys.path में मैंने एक नई एंट्री अपेंड करवा दी और वापस से मैंने sys.path को यहां पर चेक किया। तो चलो ठीक है, पहली तो जहां थी वहां है, आखिरी देखो, look at this entry, D drive Python session this that what pgm 001। इसका मतलब ये हो गया कि इस लिस्ट में sys.path में आपने एक डायरेक्टरी की एंट्री कर दी अपेंड मेथड से, और अपेंड मेथड की होती है कि जहां पे उसकी आखिरी पोजीशन है वहां पे जाके एक नया एंट्री कर दो, राइट। अब इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया इंपोर्ट MOD002। अब तुम मेरी बात को समझ, MOD002 एक मॉड्यूल का नाम है, राइट। जब इंटरप्रेटर उसको ढूंढने निकलेगा इंपोर्टिंग के लिए, सबसे पहले उसको कहां ढूंढेगा, जो इस लिस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो करंट डायरेक्टरी 004A। तो 004A के अंदर MOD002 नाम का मॉड्यूल है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो बस कहानी करता हूं, आगे बढ़ जाएगा। अब ये वाले ड्राइव, फिर ये वाले ड्राइव, फिर ये वाले ड्राइव, फिर ये करते कराते हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मेरे पास, मेरे सिस्टम में, थोड़ा सेफ साइड चल रहा हूं, अगर मेरे सिस्टम पे इन तमाम ड्राइव्स के अंदर जितनी भी सी वाली ड्राइव लिखी हुई है, कहीं पे भी अगर MOD002.py स्टोर्ड नहीं है तो ये इस वाली ड्राइव में आएगा D PGM 001, और उसके अंदर जो MOD002 रखा है, जो रखा ही है, उसको उठाकर ले आया, राइट। तो इसीलिए आई इंपोर्टेड इट। लुक एट दिस, इंपोर्ट के दौरान भी वो गया उसके अंदर, जैसे फंक्शन के एग्जीक्यूशन में जाता है ना, वैसे ही देखो ये डिबगिंग ही चल रही है। और आप अगर ध्यान दोगे तो ये देखो, ये PGM 001, इसके अंदर MOD002, मतलब ये कहां से इंपोर्ट कर रहा है वो दिखा रहा है डिबगर, राइट। तो इसीलिए यहां पर I went ahead, this all 5 objects got imported, that statement got executed successfully, और उसके बाद में मैंने प्रिंट किया sys.path। फिर ये तो प्रिंट हमने, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं sys.path क्या है, तो इसको छोड़ो छाड़ो, और इसके बाद में प्रिंट कर दी I की वैल्यू, प्रोग्राम एंड्स। इसके बाद आउटपुट पे ध्यान दिया, तो आउटपुट में कुछ ना कुछ इसके जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कंटेंट आना चाहिए। फिर इसको फिर से चला के देखता हूँ इनको। This is how it got executed. Fine. ये रहा 0 I की वैल्यू जो वहां से उठा के लाया है, और ये sys.path जो हम वहां देख रहे थे ना डीबग कंसोल में, ये वो sys.path है जिसमें आखिरी एंट्री है ये वाला। Getting it? So this is the way how the interpreter is searching for a module that you have imported in a program। आपने जब इंपोर्ट किया है तो वो इस तरीके से उसको सर्च कर रहा है, राइट। अब वो मैंने जो बोला उस पर ध्यान देना कि वो तो एक सीक्वेंस है,
ऐसा नहीं है कि मैंने जो यहाँ पर ये जो आखिरी एंट्री दी है उसने डायरेक्टली यही ढूंढा है, वो तो ढूंढता ढूंढता आया है ऊपर से, करंट डायरेक्टरी से शुरू करते हुए आखिरी डायरेक्टरी, जहां उसको पहला अकरेंस मिली है वहां से उसको उठाकर ले आया। फाइन। तो ये बहुत हद तक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या लाना चाहते हैं, वो कहाँ पर स्टोर्ड है और वही मिले। पता पड़ा कि हम लाना कुछ और चाह रहे हैं और मिल कुछ और गया, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर जो है, सीक्वेंस जो है, इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ और चाह रहे थे और आप कुछ और गया। शायद मैंने ऐसा एक, मेरे ख्याल से सिचुएशन क्रिएट किया भी होगा, देखते हैं उसको, देखते हैं, शायद हो सकता है नेक्स्ट कोड ही हो। इस कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हाँ आना ही चाहिए, कोई आएगा बिल्कुल, तो गया है। लिस्ट आर हाँ कर देगा। हाँ यार ये बस यही वाला प्रोग्राम है जो मुझे देखना था, बहुत बढ़िया। देखो देखो, इंपोर्ट सिस डॉट पाथ डॉट अपेंड, वही काम कर रहे हैं जो पीछे किया था, ठीक है। pgm 002 इस बार मैं फोल्डर जो है उसको ऐड करवा रहा हूँ लिस्ट में आखिरी में, और वहां से MOD 003 कॉल कर रहा हूँ और MOD 003 का आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। तो एक बार पीछे देख के आ जाते हैं। pgm 002 फोल्डर ये रहा, इस फोल्डर के अंदर कौन सा मॉड्यूल ला रहे हैं, 003। ये 003 के अंदर आई की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये आना चाहिए 10, राइट। वेयर वाज आई, दिस, ठीक। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और वैल्यू क्या आ रही है 20। उम्मीद किस चीज की थी, 10, आया क्या 20। तो अब पीछे की पूरी स्टोरी असेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी आप जानते हैं क्या क्या हुआ। सिस इंपोर्ट हुआ, उस लिस्ट में सिस डॉट पाथ में आपने अपेंड कर दिया। अपेंड में कोई नया जादू तो हुआ ही नहीं होगा, जो फोल्डर आपने दिया है वो अपेंड में सबसे आखिरी में गया होगा, देयर इज नो नीड टू चेक इट, राइट। एंड देन यू इंपोर्टेड MOD 003। MOD 003 की आई की वैल्यू जो है वो 10 आनी चाहिए, 10 की बजाय 20 आ गई। रीजन तो बहुत ही नॉर्मल सा है, और आप बता दो। शाबाश। वो जो MOD 003 है वो उसको पहले कहीं नहीं है, पहले कहीं मतलब हाँ, आपका जो सिस डॉट पाथ है, उस सिस डॉट पाथ के अंदर तो एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें पहली जो है एंट्री है वो करंट डायरेक्टरी की है। तो एक बात तो तय है कि करंट डायरेक्टरी में तो MOD 003 नहीं है, राइट। आखिरी एंट्री वो है जो आपने बनाई है अपेंड से, जिसके अंदर MOD 003 है जो आप चाह रहे हैं। लेकिन भाई मेरे ये जाएगा तो ऑर्डर में ढूंढता ढूंढता। तो अगर मान लो कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आई, इसका मतलब ये हो गया कि वो आखिरी तक तो पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही किसी न किसी फोल्डर में उसको MOD 003 नाम का मॉड्यूल मिल गया, वो कहीं और से उठा लाया उसको। तो इसीलिए हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था पिछली बार, एंड दैट एट्रीब्यूट वाज फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या करता है, वो ये बताता है कि ये मॉड्यूल हमें कहाँ मिला। तो बस हम वही जांचने जा रहे हैं कि मेरी उम्मीद थी कि वहां से आया जिसको मैंने अपेंड किया था, और देखो तो सही अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आई, तो आखिर मिला कहाँ ये, देखो ये वही बात है क्या जो तुम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से लाना है मॉड्यूल को, नहीं तो कुछ हो रही है यार। हाँ ये तो जानबूझ के वहां पे MOD 003 डाला गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग एल्स, दिस सी यूजर दिस दैट, और ये सब जो है ना, ये एक अलग लोकल डायरेक्टरी है। ये वो डायरेक्टरी नहीं है जो मेरी अपेक्षा थी या जो मेरी लिस्ट की आखिरी एंट्री थी जो मैंने अपेंड से डाली थी। मैं कहीं यहाँ हूँ और यहाँ पे अगर मैं ढूंढूं तो ये रखा MOD 003, और इस MOD 003 को अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर भी एक आई रखा है जिसकी वैल्यू क्या है 20। तो ये मिल गया, इसकी वैल्यू ले आया वो आई बराबर 20। इसलिए मैंने बोला कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल इंपोर्टिंग, कि हम क्या चाह रहे हैं, वो कहाँ रखा है और वो कैसे आएगा,
क्योंकि अगर कोई दूसरा मैच मिल गया इन बिटवीन तो फिर वो प्रोग्राम में उपलब्ध हो जाएगा और आपके प्रोग्राम का बिहेवियर हो सकता है कि चेंज हो जाए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सर सी बनी करके इसमें डेट ड्राइवर भी नहीं सी है सर, सी में करिए इसमें डी में नहीं करता ड्राइवर, कोई सी नहीं, कोई डी नहीं, sys.path, sys.path में एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है। पहली डायरेक्टरी से शुरू करते हुए आखिरी डायरेक्टरी तक जाना है। पहले पहली में ढूंढेगा इसमें मॉड्यूल है क्या, है तो उसी के साथ में मैच बना के बाहर हो जाएगा, नहीं है तो दूसरा, नहीं है तो तीसरा, नहीं है तो चौथा, टिल लास्ट एंट्री। आपकी सिचुएशन में आपने अपेंड चलाया, अपेंड चलाने से एंट्री कहां गई, आखिरी। लेकिन ये जो ड्राइव है तो अभी हमने देखी, ये एक्चुअली आपके वो तमाम जो फोल्डर्स थे जो करंट डायरेक्टरी के बाद रखे हुए थे उनमें से एक डायरेक्टरी है, इसीलिए वो आखिरी वाली पोजीशन तक वो पहुंचेगी। उसके पहले ही एक फोल्डर में उसको वो मिल गई, नहीं मेरी सर होगा कि उसमें मतलब अपन अपेंड करेंगे तो हाँ, डी ड्राइवर में तो भी मिल जाता, इस सिचुएशन में मिल जाता। अगर आपने यहाँ अपेंड नहीं भी किया होता तो भी मिलता, क्योंकि जो फोल्डर आप पुकार रहे हो फोल्डर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टरीज में पड़ा हुआ है, उसको दिक्कत नहीं है इस सिचुएशन। ठीक है तो समस्या का समाधान तो चाहिए ही चाहिए। वो जो सिस्टम डिफाइंड फोल्डर है और वो जो सिस्टम डिफाइंड फोल्डर के अंदर एमओडी 003 नाम का मॉड्यूल रखा हुआ है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ना तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ ना मैं उसको बदल सकता हूँ, मेरा एक्सेस नहीं है उसके ऊपर। तो मुझे तो यही करना है कि मैं तो मेरे ही वाले फोल्डर से मैं ना मॉड्यूल लाना चाहता हूँ। तो बस अब मेरे पास एक ही जरिया है, वो ये है कि वो जो सबसे आखिरी में एंट्री लेनी है उसको किसी तरीके से आगे लेके आओ ताकि वो जल्दी मिल जाए, पहले मिल जाए। ठीक है, तो इन सच केसेस यू कैन डू वन थिंग हियर, दैट आप अपेंड की बजाय इंसर्ट मेथड यूज करिए। और इंसर्ट आपको ये सुविधा देती है कि लिस्ट में ये एंट्री तो करनी है परंतु इस इंडेक्स पे करनी है। ठीक है, तो आप इंडेक्स मेंशन कर सकते हो, हमें पता है ना लिस्ट जो है इसके इंडाइसेस होते हैं, तो इंडाइसेस द पोजीशन, जीरो मतलब कि पहला एंट्री, पहला स्लॉट, पहला पॉइंट, और फिर वो इंडेक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मैंने जीरो दे दिया का मतलब ये होता है कि करंट डायरेक्टरी की जो पोजीशन है उस पोजीशन पे ये वाला फोल्डर आ जाना चाहिए pgm 003। इसका मतलब पहली बार जब तू ढूंढेगा MOD 003 को तो इस फोल्डर के अंदर ढूंढेगा, राइट। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो इंस्टेड ऑफ अपेंड इंसर्ट चलेगा, MOD 003 उसको pgm 002 के अंदर ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन वही है। आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो हम 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 10 ही आनी चाहिए। उसके साथ साथ में हम लोग एक काम करते हैं, फाइल की भी वैल्यू देख ही लेते हैं कि आखिर ये अगर मॉड्यूल मिला तो कहाँ मिला। Look at this, the value is 10 and the module was found in that directory which we inserted at the very first position of the list, sys.path. ठीक है, but this worked well since you very well know that कि यहाँ current directory में MOD 003 नाम का फोल्डर नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपकी अपेक्षाएं ये है कि पहले तो एक काम करो, करंट डायरेक्टरी में ही ढूंढो और अगर वहां ना मिले तो फिर उस वाले फोल्डर से लेके आओ। समझना मैंने क्या बोला, पहले तो प्रेफरेंस उसी मॉड्यूल को मिलेगी अगर वो करंट डायरेक्टरी में है तो वहां से ले आओ, और अगर वहां ना मिले तो फिर जो मैं बोल रहा हूं वहां से लेके आओ। ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर इंडेक्स 0 की बजाय 1 देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि करंट डायरेक्टरी विल बी द करंट डायरेक्टरी, उसमें ढूंढेगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो अगला टर्म है वो ये इसमें से ले आएगा। तो ये स्टेपनी की तरह काम करेगा पीछे कि अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है यार वहां से लेके आ जाए। ठीक है, इस प्रोग्राम के बिहेवियर में तो कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास करंट में वो मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है, दैट्स व्हाई।
कोई समस्या इसमें? ये वही चीज है, मेंशनिंग द पोजीशन विद इंसर्ट। इंसर्ट के साथ में पोजीशन जो है वो भी मेंशन की जा सकती है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये कल करेंगे। importing a module multiple times या importing the modules, importing multiple modules with same names, इस तरह की कहानियां हैं। और ये आने वाले 3-4-5 प्रोग्राम की कड़ी एक साथ जुड़ेगी, तो वो अभी खत्म नहीं हो पाएगी 5-10 मिनट में। तो इसलिए बेटर टू कॉल ऑफ द डे, कल मिलते हैं। कल मेरा सेशन है ना, क्योंकि मैं ट्यूसडे नहीं ले पाया तो थर्सडे कल मैं पढ़ाऊंगा, कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट आज के सेशन में? नहीं।